नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको दिखाएंगे कैसे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस के एक कदम से नया ट्विस्ट आ गया। बीजेपी के सांसद इंतजार करते रहे कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वजह क्या है, सत्ता की कुंजी में समझेंगे। वैसे आज आपसे अविश्वास प्रस्ताव वाली गर्मागरम बहस मिस हो गई है, तो यहां पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। वैसे राहुल गांधी को संसद में बैठे बैठे एक गुड न्यूज भी मिल गई। सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल गांधी को उनका 12 तुगलक लेन का पुराना बंगला भी वापस मिल गया। वैसे राहुल गांधी शिफ्ट होंगे या नहीं, इस पर तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन यह जरूर कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। फिर कश्मीर में 34 साल पहले हुए उस नरसंहार की बात होगी जिसका हिसाब करने की तैयारी हो गई है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीर में हुए हिंदुओं के नरसंहार की फाइलें खोलने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत जस्टिस नीलकंठ गंजू मर्डर केस से हुई है। आज यूपी में 43 साल पहले हुए मुरादाबाद दंगों का सच भी सामने आ गया। आज यूपी विधानसभा में दंगों पर जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। आज सत्ता में भी अब मुरादाबाद की दंगा फाइल खोलने वाले हैं। आज राजस्थान से भी बड़ी खबर आई है। गहलोत सरकार ने फैसला लिया है कि अगर कोई व्यक्ति महिलाओं से छेड़छाड़ और रेप के मामले में आरोपी होगा तो उसे राजस्थान में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, उसके काले कारनामे करेक्टर सर्टिफिकेट पर भी छापे जाएंगे। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 को ए सर्टिफिकेट मिलने के बाद उस पर नया संकट आ गया है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के पुजारियों ने फिल्म मेकर्स को लीगल नोटिस भिजवाया है और फिल्म में भगवान शिव और महाकाल मंदिर से जुड़े सीन हटाने को कहा है। एक बड़ी खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने सेना के लिए भारत में बनने वाले ड्रोन्स में चाइनीज पार्ट्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। यह फैसला सुरक्षा और चीन से चल रहे तनाव की वजह से लिया गया है। तो सत्ता की शुरुआत विश्वास बनाम अविश्वास की जंग से, जिसमें विपक्ष सरकार पर अविश्वास जता रहा है जबकि सत्ता पक्ष के सांसद सरकार पर विश्वास जता रहे हैं। मॉनसून सत्र का ज्यादातर समय हंगामे और आरोप में बर्बाद होने के बाद आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, जो गुरुवार तक चलेगी। लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की, जिसके बाद छोटे मोटे हंगामों, कुछ कटाक्ष, कुछ आलोचना, कुछ आंकड़े, कुछ आरोप, देख लेने की धमकी और कुछ तारीफों के साथ यह बहस लगातार जारी है। मोदी 2.0 के पहले अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे तो बीजेपी का अटैक राहुल गांधी पर था। वैसे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत शय और मात से हुई। बीजेपी ये उम्मीद कर रही थी कि संसद सदस्यता बहाल होते ही राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने वाले गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत की। कांग्रेस का दांव बीजेपी के लिए हैरान करने वाला था, लेकिन बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बदली और राहुल गांधी के भाषण की मांग करने लगी। सोचिए कि कांग्रेस अब तक संसद में राहुल गांधी को ना बोलने देने की शिकायत करती रही है। आज सीन बिल्कुल उल्टा था। बीजेपी सांसद ही राहुल गांधी के भाषण की मांग कर रहे थे। राहुल के ना बोलने को लेकर हंगामा भी हुआ और कुछ देर के लिए बहस थमी भी। पहले एक बार राहुल गांधी के शुरुआती भाषण नहीं देने को लेकर जो हंगामा हुआ उसे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट सर, सुबह जहां तक मैं जानता हूं, सुबह आपके ऑफिस में एक चिट्ठी आया था सेक्रेटरी जनरल के ऑफिस। क्या हुआ सर? हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया ऐसे? क्या एकदम सुबह सर 11:55 इनका चिट्ठी आया है सर। अभी 12 बजे चेंज हो गया, क्या हो गया? थोड़ा हमको भी समझ में आए सर, यही हमारा रिक्वेस्ट। व्हाट इज द प्रॉब्लम सर? वी आर वेरी मच एंथुसियास्टिक टू लिसन मिस्टर राहुल गांधी सर। प्रेस को भी कहा है सर, तो प्रेस के पास अनुभव होता है, प्रेस के पास भी सर इनका लेटर है सर, प्रेस पे चल रहा है सर। सुबह जहां तक मैं जानता हूं, हालांकि राहुल गांधी ने बहस की शुरुआत नहीं की तो गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करने वाले थे और इसको लेकर स्पीकर को लेटर दिया गया था, तो आखिर वो बोल क्यों नहीं रहे। इस पर गौरव गोगोई ने प्रहलाद जोशी को जवाब देते हुए कहा कि क्या हम भी ये बताएं
कि स्पीकर के दफ्तर के अंदर प्रधानमंत्री क्या क्या कहते हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह अपनी जगह पर खड़े हो गए और चुनौती देते हुए कहा कि बताइए कि प्रधानमंत्री और स्पीकर में क्या बात होती है। अध्यक्ष महोदय, आपके दफ्तर में अगर क्या हो रहा है, क्या दरखास्त दी गई है, आप खुद ही, आप इस सदन के रक्षक हैं, आपके दफ्तर के अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके दफ्तर के अंदर क्या क्या बातें की हैं? हम नहीं कहते। कोविड के समय चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, बताना चाहिए, बताइए। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। सर, प्रधानमंत्री जी का लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हुए और चेयर का नाम लेते हुए ऐसा अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते। हालांकि इन हंगामों के बाद गौरव गोगोई ने बोलना शुरू किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 3 सवाल पूछे। पहला सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए? दूसरा सवाल, मणिपुर पर बोलने से प्रधानमंत्री को 80 दिन क्यों लगे? तीसरा सवाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री को अब तक क्यों नहीं हटाया गया? गौरव गोगोई ने तीखे सवाल पूछे तो जवाब नॉर्थ ईस्ट से चुनकर आने वाले सांसद और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिया। इस बार एक बार इन बयानों की टक्कर को देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर, साफ साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? सवाल दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए? आज इस सदन में जो भी चर्चा होते हैं, देश तो सुन ही रहा है, लेकिन इसका मैसेज कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में जाता है। आप सरकार को विरोध करना चाहते हैं, लेकिन देश का विरोध कर बैठते हैं। किसी ने बहुत मजे से बोल दिया कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी इंडिया को कंडेम किया है मणिपुर को लेकर के। क्या आपको अच्छा लगता है? आप सोचते हैं कि देश इतना कमजोर हो गए हैं कि मणिपुर में या कश्मीर में कोई घटना होगा तो दुनिया हमको पाठ पढ़ाएगा? वो दिन चले गए हैं कि विदेश के ताकतें भारत को बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वैसे कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बोलना शुरू किया। निशिकांत दुबे के भाषण के 2 हिस्से थे। एक हिस्से में उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट किया, जबकि दूसरे हिस्से में उन्होंने ये बताया कि कैसे डॉक्टर नहीं होने के कारण उनकी बहन की मौत हो गई थी। संजय भंडारी का जो आने वाला है सर, यूके कोर्ट ने जो आदेश किया है उसमें यह बात कहा है कि दामाद जी का वो मकान है। आप क्यों भाग रहे हो? तो जो मैंने आपको कहा कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है सर, ये अविश्वास प्रस्ताव का जो मूल मंत्र है कि बेटे को जो है सेट करना है और दामाद को बेट करना है। वैसे अविश्वास प्रस्ताव पर पहले दिन की यह बहस सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस तक सीमित नहीं थी। क्षेत्रीय दल भी अपना पर्सनल स्कोर सेटल करते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरती दिखाई दी। वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर हमला करते हुए नजर आए। अरे बैठ, पीछे बैठ। व्यक्तिगत मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, प्लीज प्लीज। भारतीय जनता पार्टी माननीय एकनाथ, अरे पार्टी बदलने को भी ताकत लगता है, तुम लोग को छोड़ के गए ना। प्लीज, अरे छोड़। माननीय मंत्री जी, इधर एड्रेस द चेयर ओनली, एड्रेस द चेयर ओनली। मैं पार्टी छोड़ा ना, ये 220 लोगों ने प्रोटेक्शन लिया था, 220 लोगों ने। हो गया। ये क्या बात करते हैं अभी? थैंक यू। सब अभी कुछ नहीं बचे, अभी बचे नहीं है। खाली अभी जो आवार आ रहे हैं ना, वो बिल्ली का टाइगर का आवाज नहीं है, वो खत्म हो गए। अभी वो उनको कोई हमारे पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, औकात नहीं है उनकी पंतप्रधान जी के ऊपर बोलने की। जी जी। अभी अपना देखो महाराष्ट्र में कहाँ तक है, कभी डूबने वाले वही देखो। मगर भारतीय जनता पार्टी और
माननीय पंतप्रधान जी, हमारे माननीय अमित शाह, इनके ऊपर उंगली भी बताया ना, थैंक यू। तो तुम्हारी औकात में निकालूंगा क्या असलियत है? इधर असलियत में निकालूंगा। इसलिए छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। वैसे अविश्वास प्रस्ताव पर पहले दिन की बहस में दोनों ओर से एक दूसरे पर हमले तो हुए, लेकिन ऐसा भी लगा कि अभी दोनों पक्षों ने अपने अपने बड़े नेताओं को बुधवार और गुरुवार के लिए बचा कर रखा है। जिस एक मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा की उम्मीद थी वो मणिपुर में हिंसा का मुद्दा था, लेकिन इस पर कम ही चर्चा हुई। कल भी इस बहस पर हमारी पूरी नजर रहेगी और आपको इस पर सत्ता की नई कुंजी तैयार बिल्कुल मिलेगी। तो सत्ता में अब बात करते हैं एक और सियासी संग्राम की, जिसका आगाज संसद से ही हुआ। आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी के बीच ये मामला सुलगता रहा। आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच इस मामले को डिकोड करना भी बेहद जरूरी है। कल राज्यसभा से भी दिल्ली सर्विसेज अमेंडमेंट बिल पास हो गया। लोकसभा में 3 अगस्त को ही ध्वनि मत से यह बिल पास हो गया था। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। ये तो बात हुई बिल की, जिसके कानून बनने का रास्ता साफ हो चुका है। लेकिन कल राज्यसभा में इस बिल पर बहस और चर्चा के बाद नया संग्राम छिड़ गया, जो नियम तोड़ने और संसद में पेश प्रस्ताव में बिना सहमति के सांसदों का नाम लिखने को लेकर है। कहानी कुछ यूं है कि दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव पेश किया था। इस दौरान बीजेपी की ओर से राघव चड्ढा पर यह आरोप लगाया गया कि प्रस्ताव पेश करते हुए 5 सांसदों के नाम बिना उनकी सहमति के लिखे गए, या फिर बिना सांसदों की जानकारी के उनके नाम प्रस्ताव में लिखे गए। इन आरोपों के बाद अब राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इस मामले की जांच की बात कही है। एक नजर उन सांसदों के नाम पर डाल लेते हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि बिना उनकी सहमति के प्रस्ताव पर राघव चड्ढा ने हस्ताक्षर किए या उनके नाम लिखे। हालांकि हस्ताक्षर नहीं हुए। इनमें बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का नाम है, बीजेपी के दूसरे नेता नरहानी अमीन है, बीजेपी के एक और नेता है पी कोनियाक, बीजू जनता दल के नेता है सस्मित पात्रा और एआईएडीएमके के सांसद हैं के थम्बीदुरई। सूत्रों के मुताबिक इन 5 ने राघव चड्ढा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन करने के अलग अलग नोटिस दिए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी की ओर से इन आरोपों का खंडन किया गया है। उनकी दलील है कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर दस्तखत की जरूरत नहीं होती है और यह नियम है। पर सवाल यह है कि क्या दस्तखत की जरूरत ना भी हो तो क्या किसी का नाम बिना उसकी सहमति के लिखा जा सकता है? आगे इस नियम की परतें खोलेंगे, लेकिन पहले दोनों पक्षों की दलीलों वाली न्यूज रील देख लीजिए। जैसे झूठा बेबुनियाद केस बनाकर राहुल गांधी की सदस्यता ली, ऐसे ही राघव की सदस्यता लेना चाहते हैं। अगर राघव की सदस्यता ली तो राघव फिर चुन के आएंगे और इनके खिलाफ अपनी लड़ाई, अपनी जंग जारी रखेंगे। जांच का विषय है, मान्यवर ऐसे नहीं चलता। मान्यवर अन्य सदन में खड़े हो प्लीज। अनुसार सांसदों से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। जब उनका नाम घोषित किया जाता है उसके बाद अगर सांसद इनकार कर देते हैं तो उनका नाम हटा दिया जाता है। ये नियम है। संसदीय प्रणाली को समझना गृह मंत्री के लिए बहुत आवश्यक है। माननीय संसद प्लीज 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 टेक योर सीट्स प्लीज 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 अपनी अपनी माननीय कुछ लोग अंदर गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे थे। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से किसी भी स्तर तक गिरने का काम ये लोग करते हैं, जो चिंताजनक है। तो जिन सांसदों ने राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत की है वो राज्यसभा के नियम का हवाला दे रहे हैं। राज्यसभा के नियम 72(2) के तहत सांसदों ने राज्यसभा चेयरमैन को अपना नोटिस दिया है। इस नियम के तहत
किसी सांसद को उसकी सहमति के बगैर सेलेक्ट कमेटी में नहीं रखा जा सकता। प्रस्ताव लाने वाले को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिसके नाम दिए गए हैं उसकी सहमति ली गई है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मामले में विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह मामला विशेषाधिकार के हनन का नहीं है। यहां पर राघव चड्ढा के लिए मुश्किल यह है कि वो सांसद विरोध कर रहे हैं जिनके नाम प्रस्ताव में लिखे गए थे। इस मामले में उनके खिलाफ किसी तरीके की कार्रवाई हो सकती है या नहीं, इस पर हमने संसदीय मामलों के जानकार पीडीटी आचार्य से भी बात की। पार्लियामेंट्री ट्रीटी से ऑथेंटिक, उसमें यह कहा गया है कि रूल का वायलेशन डज नॉट इन्वॉल्व ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ये दोनों दो चीजें हैं। तो सर इसमें क्या फॉर्जरी का मामला बनता है क्या? नहीं, इसमें मुझे तो फैक्ट्स का कुछ पता नहीं है, मैं रूल के बेसिस पर बोल रहा हूँ। फॉर्जरी वगैरह तो वो तो क्रिमिनल केस है, वो तो अलग से हाउस का उससे कोई मतलब नहीं है। हाउस क्रिमिनल केसेस डील नहीं करता। अगर रूल का वायलेशन है वो तो चेयरमैन ही डिसाइड करेगा क्या करना है, वो मैं नहीं कर सकता उसमें। पर सदस्यता जाने पर भी बात हो सकती है? नहीं, एक रूल के वायलेशन से सदस्यता नहीं जाती। इस दौरान एक और तस्वीर सामने आई जिसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। यह तस्वीर राज्यसभा के अंदर की है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश राघव चड्ढा को कुछ समझाते हुए दिख रहे हैं। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, क्योंकि राघव चड्ढा इस वक्त आरोपों के चक्रव्यूह में है, जांच के दायरे में है, सवालों के कटघरे में। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। राघव चड्ढा पर लगे आरोपों की जांच राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति करेगी। विशेषाधिकार समिति दोनों पक्षों से बात करेगी, उसके बयान दर्ज होंगे। बयानों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिपोर्ट को राज्यसभा के सभापति के पास रखा जाएगा। विशेषाधिकार समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर राज्यसभा के सभापति कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर इसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि जिन सांसदों के नाम लिखे गए हैं, जिनकी सहमति का दावा किया गया, वो खुद इसका विरोध कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं बीजेडी के सांसद सस्मित पात्रा और एआईएडीएम के सांसद का इस पर क्या कहना है। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने बिना पूछे मेरे से क्यों ये नाम लिया है, और सिर्फ मेरा नाम नहीं है, 4-5 और सांसदों का नाम लिया है। मेरा ये कहना है, रूल्स एंड प्रोसीडियर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में कल जो मैंने डिमांड किया था 72(2) में एक प्रावधान है जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी को भी सिलेक्ट कमेटी में अपॉइंट करना है तो उनका कंसेंट लेना अनिवार्य है। जब कंसेंट आपने लिया नहीं है, स्वाभाविक तौर से द रूल्स एंड प्रोसीडियर्स ऑफ बिजनेस हैव बीन अफेक्टेड। इस बारे में मैंने कंप्लेन दिया है विद द ऑनरेबल चेयरमैन, बाकी 4-5 सांसदों ने भी दिया है, एंड आई एम श्योर द ऑनरेबल चेयरमैन विल टेक अ कॉल ऑन दिस। Not given my name. I don't know who has included my name. Therefore, it is a privilege against the members thing because somebody is misusing a wrong signature. Therefore, I have given privilege notice against the person who included my name to take necessary action to the chairman of the Parliament, Rajya Sabha. और सत्ता में बात अब उस न्याय की जिसका इंतजार पिछले 34 सालों से हो रहा है। यह मामला जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार से जुड़ा हुआ है। वहां जस्टिस नीलकंठ गंजू की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने जज रहते हुए आतंकवादी मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। 34 साल बाद अब जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार से जुड़े हर मामले की जांच कराने का फैसला लिया है, और इसकी शुरुआत हो रही है जस्टिस नीलकंठ गंजू मर्डर केस से। वैसे तो 1989 में कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की गई, हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुआ, उन्हें अपना ही घर छोड़कर रातों रात भागना पड़ा, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। कितनी भी कोशिश कर ली जाए लेकिन उन्हें न्याय दिलाना मुश्किल है। लेकिन 34 साल बाद उस नरसंहार की जांच कराने का फैसला देर से उठाया गया एक सही कदम है। हमारे ज्यादातर न्यूज मित्रों को यह पता नहीं होगा कि उस दौर में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था। इसलिए जम्मू कश्मीर सरकार के आज के फैसले को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। यह एक जरूरी फ्लैशबैक है, क्योंकि इतिहास के अपराध अगर नजरअंदाज कर दिए जाएं और न्यायपूर्ण फैसले तक ना पहुंचाए जाएं तो वो कभी भरने वाले घाव जो कभी नहीं भरते वो बन जाते हैं। यह पूरा मामला 1960 के दशक में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का संस्थापक था मकबूल भट्ट। मकबूल भट्ट ने पुलिस अधिकारी अमरचंद की हत्या कर दी थी। 1984 में मकबूल भट्ट ने ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक रविंद्र महात्रे का पहले अपहरण किया और बाद में हत्या कर दी। रविंद्र महात्रे की हत्या के आरोप में मकबूल भट्ट को फांसी की सजा हुई। जस्टिस नीलकंठ गंजू ने ही मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी। फिर 1984 में मकबूल भट्ट को फांसी दे दी गई।
इसी का बदला लेने के लिए यासीन मलिक ने 1989 में जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी। 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर में हाईकोर्ट के पास जस्टिस गंजू को गोली मारी गई। हत्या के बाद 2 घंटे तक जस्टिस गंजू का शव सड़क पर ही पड़ा रहा था। जरा सोचिए, खुद को बुद्धिजीवी समझने वाले लोगों ने कितने लंबे समय तक यासीन मलिक को तरीके का डिस्काउंट दिया और हत्या जैसे अपराध को कश्मीरियत और अलगाववाद जैसे शब्दों से ढकने की पुरजोर कोशिश की। लंबे समय तक यासीन मलिक को कश्मीर की राजनीति का महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित करने की कोशिश हुई, लेकिन सच तो फिर सच होता है, हत्यारे पर खून के छींटे कभी ना कभी जरूर पड़ते हैं। यासीन मलिक ने बाद में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में माना था कि उसने ही जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की थी, लेकिन तब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादियों का इतना दबदबा हो चुका था कि वो आजाद घूम रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब यासीन मलिक के एक गुनाहों का हिसाब हो रहा है। यासीन मलिक पहले से ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है और अब ये एक और मामला खुल चुका है। राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए ने जस्टिस नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच में लोगों की मदद मांगी है। लोगों से कहा गया है कि इस मामले में जिसके पास जो तथ्य हैं वो जांच एजेंसी को दें। सबूत देने वालों के नाम और पहचान को पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा। एसआईए ने इस पर एक नंबर भी जारी किया है, जो नंबर है 8899004976। इस पर संपर्क करने के लिए एसआईए की तरफ से कहा गया है। जस्टिस नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच तो शुरुआत मात्र है, अभी ऐसे कई मामले खुलने बाकी हैं। हालांकि इसे केस की जांच शुरू होने से कश्मीरी पंडितों में उम्मीद जगी है कि देर से ही सही, लेकिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। This decision has reignited in me a sense of optimism and for my community as well. Despite the pain of reopening the old wounds, the underlying hope remains that justice will prevail. It's about time that world paid attention to the atrocities committed on Kashmiri Hindus. जो नीलकंठ गंजू जी का केस ओपन किया गया है, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम, हिंदू, मुसलमान, डोगरे, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियंस इसको वेलकम करते हैं। तो ऐसे ही जो बाकी केसेस हैं जिनमें बेगुनाहों को मारा गया, कत्ल गारत की गई, उन केसेस को भी रीओपन किया जाए। जो यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर हैं जिनकी किलिंग हुई थी उस टाइम 30 साल पहले, और उनकी भी मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करे। इतने सालों के बाद अगर किसी बेरहमी से किसी की अगर हत्या की गई, उसको अगर इंसाफ मिले, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भारत में आज़ादी के बाद भी हिंदुओं का लगातार विक्टिमाइजेशन हुआ और मानवता के नाम पे कश्मीर जो इतना बड़ा कलंक बना, वो अल्टीमेटली न्याय मिलना चाहिए। ये जो नीलकंठ गंजू और टिकालाल टपलू और भी बड़ी ऐसी हस्तियां हैं जिनकी शुरुआत में जिनको मारा गया था, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है और सराहनीय कदम है। तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो कुछ कश्मीर में हुआ वो दर्द से भरी एक अंतहीन त्रासदी है। जुल्म का वो इतिहास कश्मीरी हिंदुओं के खून से लिखा गया। आप सोच भी नहीं सकते कि कश्मीरी हिंदुओं की किस तरीके से हत्या हुई थी और कैसे उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। 19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी जब लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया था। कश्मीर की मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही थी। दुस्साहस देखिए, कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को खुलेआम धार्मिक आधार पर धमकी दी जा रही थी। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों के सामने 3 विकल्प रखे थे। पहला विकल्प था कश्मीरी पंडित इस्लाम कबूल करें, दूसरा विकल्प था अगर इस्लाम कबूल नहीं है तो कश्मीर छोड़कर चले जाएं, और तीसरा विकल्प यह था कि दोनों बातें नहीं मानने पर मरना होगा। इसके बाद बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। मौत के डर से लाखों कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर घाटी छोड़ दी और वहां से निकल गए। गैर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब करीब 5 लाख कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़ आए।
वो जम्मू समेत देश के दूसरे हिस्सों में पलायन कर गए और अपने ही देश में शरणार्थी बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। सोचिए, किसी को रातों रात उसी का घर छोड़कर जाने के लिए कह देना और ऐसा ना करने पर उसके परिवार को मार डालना। 34 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ यही हुआ था और अब 34 साल बाद इसका इंसाफ होगा। इस उम्मीद की एक किरण यहां पर दिखाई दे रही है, जिसकी शुरुआत हुई है जस्टिस नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच से। और अब सत्ता में हम एक ऐसे दंगे की फाइल खोलने जा रहे हैं जिसके पन्ने पिछले 43 वर्षों तक किसी ने नहीं पलटे। यह दंगा आजादी के बाद उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा दंगा था। यह एक बड़े दंगे का दाग था जो यूपी के नाम के साथ जुड़ा था। यह दंगा हुआ था मुरादाबाद में और तारीख थी 13 अगस्त 1980। इसमें 84 लोगों की मौत हो गई। जांच आयोग ने इस पर 1983 में एक रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद यूपी में कितनी सरकारें आईं, कितनी गईं, लेकिन किसी ने भी देश को यह नहीं बताया कि इन 84 मौतों का जिम्मेदार कौन था। पर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने यह काम कर दिया है। आज यूपी विधानसभा में 43 साल पहले हुए मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पेश की गई और 496 पन्नों की इस रिपोर्ट में जो कुछ बताया गया है उसका एक एक शब्द कई लोगों को कड़वा लगने वाला है, लेकिन सच कड़वा ही होता है। और आज इसी सच को हम देश के सामने रखने जा रहे हैं। इन दंगों का असली डायरेक्टर था कौन और फंसा किसे दिया गया, ये आपको बताएं। उससे पहले यह समझिए कि आखिर 13 अगस्त 1980 को जो कुछ हुआ था वो कितना भयानक था। 496 पन्ने की रिपोर्ट में जो उस दिन के बारे में लिखा है उसके कुछ पॉइंट्स हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। वो ईद का दिन था जब मुरादाबाद की ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए करीब 60 से 70 हजार लोग जुटे थे। दावा है कि जिस वक्त नमाज चल रही थी उसी वक्त ईदगाह में एक सुअर घुस गया। ईदगाह में मौजूद मुसलमान नाराज हो गए, जिन्हें अधिकारियों ने समझा बुझाकर शांत किया। समझाने के बावजूद भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने हिंसा की शुरुआत की और पत्थरबाजी करने लगे। ये पत्थरबाजी वहां मौजूद पुलिस वालों, पीएसी के जवानों और ईद की बधाई देने आए हिंदुओं पर भी की गई। इसमें एक पत्थर मौके पर मौजूद एसएसपी के सिर पर लगा और कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। जवाब में मौके पर मौजूद पुलिस की ओर से भी फायरिंग शुरू हुई। ईदगाह में भगदड़ मची और इस पूरी घटना के दौरान कई लोगों की मौत हो गई। फिर पूरे जिले में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। लेकिन असल में यह हिंसा का अंत नहीं था। 13 अगस्त को शुरू हुई हिंसा फैलती गई और सांप्रदायिक हिंसा में यह तब्दील हो गई। मुरादाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद 1 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कर्फ्यू और सुरक्षा के बावजूद अगस्त से शुरू हुई हिंसा नवंबर तक मुरादाबाद और उसके आसपास के हिस्सों में होती रही। तब यूपी की सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने जांच के लिए एक सदस्य सक्सेना आयोग का गठन किया था। 3 साल बाद 20 नवंबर 1983 को आयोग ने दंगों की जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या था यह देश को कभी नहीं बताया गया। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि जिस वक्त मुरादाबाद में दंगे हुए तब यूपी से दिल्ली तक राजनीतिक सेटअप क्या था। अगस्त 1980 में मुरादाबाद में दंगे हुए। उससे 3 महीने पहले मई में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राज्य की सत्ता मिली। तब केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। 1980 में यूपी चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की उत्तर प्रदेश का उनको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि तब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। 13 अगस्त को मुरादाबाद दंगों के बाद 15 अगस्त को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो भाषण दिया था उसमें भी उन्होंने दंगों का जिक्र किया था। हमने न्यूज मित्रों के लिए इंदिरा गांधी की उस भाषण का एक छोटा सा हिस्सा निकाला है, उसे आप सुनिए। मेरा दिल दुख से भरा है। ये आकाशवाणी जो घटना की रिकॉर्डिंग है, यहाँ से बहुत दूर नहीं मुरादाबाद में हुई है, उसने हमारे देश को चोट लगाई है। ये आकाशवाणी ध्वनि संग्रहालय की हमारे सहानुभूति उन सब परिवारों के संग है जिनके लोग मरे हैं या चोट लगी है या किसी प्रकार की हानि हुई है। और यही कह सकती हूँ कि जिसने भी शरारत की या दोषी है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अब हम आपको मुरादाबाद दंगों से जुड़ी वो बात बताने जा रहे हैं जिसे सिर्फ आपको नहीं बल्कि उन लोगों को भी सुनने की जरूरत है जिन्होंने इन दंगों के जरिए यूपी से लेकर पूरे देश तक अलग अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की।
पहले पुलिस को इन दंगों के लिए असली जिम्मेदार बताया गया था, लेकिन आयोग की रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है वो इससे अलग है। रिपोर्ट में पीएसी, पुलिस और जिला प्रशासन को क्लीन चिट दी गई है। आयोग ने माना कि गोली चलाना सही था और गोलियां उतनी ही चलाई गईं जितनी आवश्यकता थी। आम मुस्लिम लोग भी ईदगाह पर उपद्रव के उत्तरदायी नहीं थे। रिपोर्ट में बताया गया कि दंगों में आरएसएस या बीजेपी की कोई भूमिका नहीं थी। असल में मुस्लिम लीग के दो नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते दंगा हुआ। हिंसा में मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर शमीम अहमद की मुख्य भूमिका रही। दूसरे समुदाय के लोगों को फंसाने और सांप्रदायिक हिंसा के लिए दंगे की साजिश रची गई। नमाजियों के बीच में सुअर को धकेल दिया गया और नाराज मुसलमानों ने थाने, पुलिस चौकी और हिंदुओं पर अंधाधुंध हमला किया। फिर हिंदुओं ने भी बदला लिया। सांप्रदायिक दंगे की आग भड़कती चली गई। यानी इस रिपोर्ट में यह बता दिया गया कि 43 साल पहले हुए मुरादाबाद दंगों का स्क्रिप्ट राइटर और डायरेक्टर कौन था। इस सच के बाद यूपी में सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है। इस पर हम आपको राजनीतिक चिंगारियों से भरी एक रील दिखा देते हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता पारदर्शिता के साथ सरकार के सभी जो कार्य प्रणाली है उसको देखें। इस समय इतनी जल्दी जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो ऐसे सारे मुद्दों को ला करके पटल पे मुझे लगता है कि सरकार जो है 2024 के चुनाव में इसका लाभ लेना चाहती है। ये स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी के पास अब कोई एजेंडा नहीं रह गया, इसीलिए वो 43 वर्ष पुरानी रिपोर्ट ले आए। इस 43 वर्षों में 4 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उनके मुख्यमंत्री रहे। देखिए, सरकार जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ चलाना ये योगी सरकार की प्राथमिकता है और उसी दिशा में लगातार हम सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। 25 साल बाद अगर मुख्यमंत्री जी थे उस समय तो वो बताएंगे, हमें तो नहीं मालूम है। हमें तो इतना मालूम है कि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से अराजकता के माहौल में है। ये छिपाया पूर्ववर्ती सरकारों ने, ये पूर्व की सरकारों ने छिपाया, लेकिन हमारी सरकार ने छिपाया नहीं। जैसे जानकारी मिली उसे जनता के सामने लाने का। उम्मीद तो बहुत ही अच्छी उम्मीद है, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। 43 साल बीत गए। मेरे परिवार से मेरे दादा थे, मेरे वालिद थे, एक अंकल थे। हम ये समझते हैं कि नीयत साफ नहीं है। पुराने मामलात को इस तरह पटल पर रखना और उसकी कोई जांच नहीं करना, हमारा कहना शुरू से ये रहा कि जांच नहीं हुई है। तो मुरादाबाद दंगों की जो फाइल्स खुली है उसमें अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि इस सब के बीच में इस मामले को लेकर यूपी में सियासत जबरदस्त तरीके से शुरू भी हो गई। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी ये न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।